चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा है एनिमल से। जो क्वेश्चन अब तक सीटेट में पूछा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एनिमल से क्वेश्चन हर बार सीटेट में आप देखते होंगे ईवीएस सेक्शन में आपको हमेशा मिल जाता है। 1 2 3 क्वेश्चन हमेशा एनिमल से रहता ही रहता है दोस्तों। तो इस बार तो काफ़ी ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब काफ़ी दिनों तक चलेगा। काफ़ी ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन बनेंगे, तो उसमें रिपीटेशन क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैमल्स और रेप्टाइल्स इंसेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम एनिमल्स के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। तो यह भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए कई मैमल्स क्या होता है, मैमल्स से भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि बैट जो है, चमगादड़, बैट से काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। या वेल मछली जो है आपका, वेल या वेल फिश, ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि ये मैमल्स है, रेप्टाइल्स है या इंसेक्ट में आते हैं, इस तरीक़ा का करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलिए, तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। देखिए, स्तनधारी मतलब मैमल्स जो है, आप वेल की बात कर ले, नहीं है, या फिर आप बैट की, चमगादड़ जो होता है, नहीं तो, या फिर बफेलो की बात करें, बकरी, या मनुष्य की बात कर ले, मतलब जो दूध पिलाते हैं या जो बच्चे को जन्म देते हैं वो कहीं ना कहीं मैमल्स में आते हैं। तो इनके शरीर का जो ताप जो होता है बाहरी तापमान के परिवर्तन में के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का अर्थ देखिए, सिंपल में अगर हम इसको समझें तो यह हम लोग जो है एनसीईआरटी को ही कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में ही जो चीज़ें नोट है, जो चीज़ें दी हुई है एनसीईआरटी में, बुक्स में, ईवीएस में, वही चीज़ों का हमें याद करना है और पढ़ना है, वही चीज़ों को जानकारी भी रखना है। बाकी दुनिया में तो बहुत चीज़ें हो सकती है, तो एग्जांपल के तौर पे आप इतना चीज़ याद रख सकते हैं, बाकी तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम चले नेक्स्ट पेज पे, तो वह हमारा आ जाता है आपका स्तनधारी की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसके शरीर पर बाल पाया जाता है। जैसे कि देखिए, हम लोगों के शरीर पर भी बाल पाया जाता है। अब देखिए, अपने शरीर के पूरे बॉडी में अगर आप ह्यूमन बींग्स हैं तो आपके शरीर पर या एनिमल्स में भी हैं आप, ठीक है, तो उसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा पूरे शरीरों में हेयर होता है, ठीक है। या फिर कान के मध्य भाग में देखिए, यहाँ पे स्टेपीज पाया जाता है, स्टेपस, इनकस, मेलकस, ये सब जो हड्डियाँ का जो होता है, नहीं आप बोन्स होता है, ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रमुख है कान वाला में, ठीक है। तो कुछ प्रजातियाँ को छोड़ दे तो लगभग सभी जो है मैमल्स वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, जो तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वो अंडे देते हैं। कुछ तो बच्चे भी देते हैं और कुछ अंडे भी देते हैं, ठीक है। मैमल्स में कुछ बच्चे भी देने वाले भी जानवर आएंगे और कुछ अंडे देने वाले भी जानवर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में क्या होता है, सरीसृप, इसका नाम में ही लिखा हुआ है सरीसृप, मतलब रेप्टाइल मतलब रेंग कर चढ़ने वाला, नहीं वैसा जीव, वैसा जानवर जो रेंग कर चलता हो। जैसे इसमें सरीसृप में आपका सांप तो आएगा ही, सबसे पहले स्नेक को ही रखते हैं हम लोग, छिपकली है, लिजर्ड है, कछुआ, टर्टल है, घड़ियाल है, ठीक है, मगरमच्छ है इत्यादि, और भी कई सारे इसका उदाहरण हो सकते हैं जो धरती पर रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या में आएंगे, रेप्टाइल्स में आएंगे। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये स्नेक्स किस जाति में आता है, ठीक है, रेप्टाइल्स में आएगा या मैमल्स में आएगा, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है। क्रोकोडाइल किस में आएंगे, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये आपका सरीसृप में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं कीड़े मकोड़ों की, उसके जो है प्रमुख उदाहरण के बारे में जाते हैं। जैसे कि स्कॉर्पियो जो है, नहीं, बिच्छू, कॉकरोच, तिलचट्टा, ये सब कीटों के उदाहरण है। इंसेक्ट में इनको गिन लिया जाता है। कॉकरोच से क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, कि कॉकरोच या बिच्छू किस कैटेगरी में आते हैं, या मच्छर किस कैटेगरी में आते हैं, हनी बी किस कैटेगरी में आते हैं, तितली किस में आते हैं, चींटी किस में आते हैं, तो ये सब इंसेक्ट में आते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े में आते हैं। तो इसका एक अलग वर्ग हो गया, एक अलग समूह है। मैमल्स का अलग समूह है, रेप्टाइल्स का अलग समूह है। इस तरीके से समूह की हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम उदाहरण से समझें तो यहाँ देखिए, आपको एनसीईआरटी बुक में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये जो बॉक्स में बना होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी के बुक्स में। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि मैं रेशम का कीड़ा हूँ और मैं अपनी मादा को उसकी गंध से ही कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता हूँ। तो समझ रहे हैं आप, एक रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसके गंध से ही कई किलोमीटर दूर से ही वो पहचान लेता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा गया है। कीड़ा का रेशम का कीड़ा के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी मादा को वह गंध से ही कई किलोमीटर दूर, या फिर आप डॉग को ही देखिएगा, कुत्ते को,
वो भी कई सारी चीज़ों को सुगंध से ही पहचान लेता है। ये जब आपका धरती पर अर्थक्वेक आता है तो उससे उसको कंपन से वो पहचान लेता है कि कुछ गड़बड़ है, तूफान आने वाला है, सुनामी हो या कोई तरह का खतरनाक कोई भी चीज़ होने वाला है धरती पर, तो उसको सबसे पहले पता चल जाता है जीव जंतुओं को, ठीक है, भगदड़ मच जाता है जंगलों में। तो चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा ये अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि चींटी एक के पीछे चलते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह एक के पीछे इसलिए चल पाते हैं क्योंकि एक खास किस्म के एक गैस, रासायनिक गैस वो छोड़ते हैं, इसी से वो रास्ते नहीं भटकते हैं और वो एक के पीछे चलते रहते हैं, ठीक है, और वो समझ जाते हैं उस गंध से सूंघकर। मधुमक्खी में भी यही हाल होता है। देखते होंगे मधुमक्खी भी अपने छत्ते में या कहीं भी उड़ती है तो समूह के साथ ही उड़ती है। कभी आप लोग को मधुमक्खी काटा हुआ तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई हज़ारों एक बार में अटैक करता है, तो इसलिए चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं परजीवी और सहजीवी के बारे में। नहीं, तो यहाँ पे परजीवी जो होते हैं और जो सहजीवी होते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिज्म और पैरोसिज्म, ठीक है, पैरोटिज्म। तो पैरासिटिज्म जो होता है वे जीव होते हैं जो अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम लोग भी क्या है, हम लोग भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ना। जैसे हम लोग आश्रित है पेड़ पौधे जो है अनाज गेहूँ खाते हैं, नहीं, या फिर अगर हम ओमनिवोरस में आते हैं तो हम लोग मांस मछली भी खाते हैं। तो मतलब हम लोग भी डिपेंडेंट ही हैं, हम अपना खुद भोजन नहीं बनाते हैं। जब आप फोटोसिंथेसिस जान रहे होंगे तो हम अपना भोजन तैयार खुद नहीं करते, बल्कि किसी का तैयार किया हुआ भोजन हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे परजीविता का अर्थ हुआ कि पैरासिटिज्म वैसे जीव जंतुओं को कहा जाता है जो किसी अन्य जीव पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। फूड चेन क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो इस तरीक़ा से एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित हो गया है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं वो, ठीक है, तो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें मारकर खा जाते हैं। तो परजीवी जो होते हैं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। जैसे जोक, जू, अमरबेल, ये सब क्या है, पैरासाइट है। जोक, जू जो आपका देखते होंगे खून जो पीता है, जोक खून पी जाता है, ठीक है, तो ये सब दूसरे पर जैसे मच्छर, क्या मच्छर तो खैर वो फूल का जूस पीता है, वो तो फूल का रस पीता है, लेकिन वो अपने बच्चे को पालने के लिए जो है मादा जो मच्छर होती है, मादा इन्फ्लुएंजा से ही फैलता है, आपको मालूम होगा। तो उस तरीक़ा से वो अपने बच्चे को पालने के लिए अंडे को पालने के लिए, बचाने के लिए ही वो खून चूसती है और खून में उसका बच्चा रह सकता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका जोक, जू, अमरबेल ये सब क्या पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जब एक जीव को फ़ायदा होता है तो दूसरे जीव को क्या होगा, नुकसान होगा, आपको मालूम ही होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे फ़ोटो में यहाँ पे कि एक कौवा, एक बगुला जो है भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। ये क्या कर रहा है, क्या है, एक पक्षी या एक जीव जो है दूसरे जीव का फ़ायदा उठा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसका सफाई कर रहा है, वो खा रहा है इसका। तो इस तरीक़ा से आप समझ रहे हो कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को खा रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट होते हैं उसको परजीवी कहते हैं। सहजीवी का मतलब होता है जो खुद पर, एक दूसरे पर निर्भर रहे, मतलब एक दूसरे पर ही निर्भर रहे, एक दूसरे को लाभ पहुँचाए, मतलब एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचावे। तो सिम्बायोसिस क्या होगा कि सिम्बायोसिस होगा कि जो वैसे जीव, जब दो जीव या एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं और एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाते हैं, तो उसको सहजीवी कहते हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस कहते हैं। तथा इसके प्रकार संबंध सहजीवन कहा जाता है। और यह पेड़ पौधे जैसे कि गुण सहजीविता के लिए कहलाता है। जैसे मटर का पौधा राइजोबियम सहजीवी जीवों का एक उदाहरण होता है। राइजोबियम आप समझ रहे होंगे, ये दलहन फसलों में पाया जाता है, निर्माण होता है राइजोबियम। तो ये सहजीवी क्या करता है, एक मटर का पौधा को फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस प्रकार लाइकेन, शैवाल, एल्गी, फफूंदी, ठीक है, माल्डीव सहजीवी का एक उदाहरण है। तो इस तरीक़े से आप समझ रहे हो कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना, शैवाल, एल्गी जो आपका होता है, फफूंदी होता है, तो यह सहजीवी का क्या है, उदाहरण है। जैसे कि मटर का पौधा राइजोबियम, ठीक है, तो ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, इसके बिना उनका काम भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सहजीवी, एक होता है परजीवी। तो आप समझ गए होंगे, आई होप। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एनिमल के ऊपर। तो एनसीईआरटी में देखिए दिया गया है, वैसे एनिमल्स को हम बात करेंगे जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अनुसार ही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ना कि ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हैं कि हमको इतना जानकारी है जीके का या जनरल नॉलेज का। चलिए, तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। आप देख रहे हैं ये सामने खच्चड़ है, तो आप समझ रहे होंगे, मान लीजिए
जो आपका सामने जो जानवर है उसके देखते होंगे उसके शरीरों पर, या गिलहरी को आप देखिए उसका डिजाइन होता है गिलहरी को, नहीं आप चीता को देखिए, चीता इधर हाल में ही नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से चीता मंगाया गया था मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर डिजाइन होता है, बॉडी पे, तो वो डिजाइन क्या होता है, उसके बालों के रंग के कारण होता है। वो जो डिजाइन है, इसके बॉडी पे जो डिजाइन आप देख रहे हैं वो क्या है, बालों के रंग के कारण है। क्या है, बालों के रंग के कारण, ना कि कोई डिजाइन है, ठीक है, ना कोई इसका अथी है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं निशाचर कहलाते हैं, ये आपको मालूम होगा। रात में कौन जागेगा, उल्लू जागता है, चमगादड़ जागता है, ठीक है, रेगिस्तानी चूहे जागते हैं। तो इस तरीक़ा से रात में जो जागने वाले जो जानवर होते हैं उसको दिखता है, क्योंकि वो रात में शिकार करेंगे तो उनको दिखना चाहिए। तो ये उल्लू को सबसे ज़्यादा दिखता है, ठीक है, या रात में काफ़ी दिन की तरह देख पाता है, मतलब दिन में उसको नहीं दिखता है, रात में पूरी तरीक़ा से दिखता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बहुत से जानवर जो है किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली आपको सर्दियों में नहीं दिखेगा, सर्दियों का मतलब ठंडी के मौसम में आप देखिएगा छिपकली आपके घरों में नहीं दिखेंगे, वही छुप जाते हैं महीनों 20-30 दिन या फिर पूरे सर्दियों भर वो कहीं गुम हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ जीवों का ये करेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप को आने से पहले, मैं पहले ही बताया आपको कि कुछ आने से पहले जंगलों में ये समझ लेते हैं कुछ बुरा होने वाला है, वो उनको घटना मालूम हो जाता है, ठीक है। जैसे गुजरात में, गुजरात के भुज जिला में भूकंप आया था 2001 में, अर्थक्वेक आया था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उस समय जो है इस तरीक़ा का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद कि साफ तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जानवरों को भी जो है देखने और सुनने जो है शक्ति होता है, वो महसूस करने का शक्ति उनके अंदर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, ठीक है, मतलब एनिमल्स का जो है एक पूरी भाषा होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सब चलते हैं। तो जानवर भी जो है महसूस करते हैं, सुन सकते हैं। आप डॉल्फिन का एग्जांपल ले सकते हैं। डॉल्फिन काफ़ी सेंसिटिव एनिमल्स है, वाटर एनिमल्स है, तो ये काफ़ी समझदार भी मानी जाती है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इनका अपना भाषा होता है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है, एक दूसरे से बात भी करती है। आप देखते होंगे यूट्यूब में भी और कई बार फिल्मों में भी इस तरीक़ा का दिखाया जाता है, डॉल्फिन के द्वारा करतब नया नया, ठीक है। समझदार काफ़ी होती है मछलियाँ ये। तो इस तरीक़ा से अगर नेक्स्ट हम बात करें तो जिन जानवरों का बाहरी कान शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। मतलब ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है कि वैसे जानवर जिसका कान बाहर होगा, जैसे हम लोग का कान क्या है, बाहर होता है, शरीर पर हम लोग का बाल होता है, तो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, बच्चे पैदा होता है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे जीव जंतु को जानते होंगे जो बच्चे देते हैं, जिनके शरीर में बाल है। और जिन जानवरों को जिन जानवरों को बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, ठीक है। जिनका बाहर में कान नहीं होगा और शरीर पर बाल नहीं होगा तो वो क्या देंगे, अंडे देंगे, ठीक है। जिनका बाहर कान होगा, शरीर पर बाल होंगे, वो क्या देंगे, बच्चे देंगे। तो इस तरीक़े से आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है, ठीक है। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनका कान जो है पता नहीं चलेगा आपको कहाँ पे कान है, लेकिन काफ़ी तेज़ सुन लेते हैं, ठीक है। जिन जानवरों का कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जैसे कि आप देखिए शेर को देखिए, आप शेर को, बाघ को देखिए, हाथी को देखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जिनके कान बड़े होंगे उनको सुनने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ये नहीं कि कम होगा, ठीक है। जिनका कान छोटा है उनको सुनने की क्षमता भी कम होती है। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देता है। अगर हाथों को पीछे रखें, हाथों को पीछे करके आप रखिएगा कान के पास, तो आवाज़ क्या होता है, पीछे ज़्यादा सुनाई देता है, साफ सुनाई देता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो वह हमारा है जानवरों के शिकार के बारे में हम बात करते हैं। जानवरों के शिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के समय में हो गया है और एनसीईआरटी में इसका विवरण भी मिलता है। तो जैसे हाथी के हम लोग दांतों को, गैंडे के सींग को, शेर, मगरमच्छ और ना जाने खालों को, सांप के खालों को मार कर इनको जो है आज इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता है।
नहीं, हाथी का शिकार हो रहा है, गैंडे का, सिंह का, मतलब कहीं न कहीं जो है मनुष्य का आर्थिक लाभ कमाने के लिए, ठीक है, आर्थिक तौर पर इसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग, मार्केटों में बेचते हैं, ठीक है, एक तरीका का व्यवसाय का रूप ले लिया है। आज जैसे आप जिस इत्र को, जैसे कि बहुत सारा कस्तूरी हिरण का आपने नाम सुना होगा, देखिए नीचे दिया हुआ, यह कस्तूरी हिरण जो है इसको भी लोग मार देते हैं, ठीक है, इसके मात्र एगो सेंट, इससे सेंट प्राप्त होता है। तो सेंट को लगा, आप लोग सेंट आप लोग मारते हैं, शौकीन है सेंट का, तभी तो बिजनेस हो रहा है। अगर हम लोग इस सब चीज़ का बहिष्कार करें, नहीं यूज करें, आज जैसे कि आप चमड़े का बेल्ट पहनते हैं, चमड़े का जूता पहनते हैं, ठीक है, चमड़े का कोट पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहाँ से बन रहा है, ये जानवरों के तो खाल से बन रहे हैं। तो इसलिए अगर इस चीज़ों का हम अगर इसको बंद करना चाहते हैं, जानवरों को अगर हम बचाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि ये सब चीज़ों का हम इस्तेमाल ना करें। आज कस्तूरी हिरण को मार कर जो है उसका सेंट के लिए, इस्तेमाल के लिए, खुशबू इत्र बनाने के लिए लोग उसको मार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करें कुछ जानवरों को, आज हम नींद के बारे में पढ़ते हैं। तो नींद क्या होता है? नींद हम लोग भी सोते हैं, नहीं, हम लोग भी देखिए 10 से 12 घंटा तो हम लोग भी सो जाते हैं। अगर मिला जुला के देखें तो 5 घंटा 6 घंटा रात में या 2-3 घंटा दिन में सो जाते हैं, मतलब 8 से 10 घंटा हम लोग भी सो जाते हैं। तो गाय का सोने का जो है 4 घंटा है, अजगर का सोने का 18 घंटा है, जिराफ का 2 घंटा, बिल्ली का 12 घंटा। इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे कि सबका सोने, हर जानवर का सोने का अलग अलग टाइम होता है, ठीक है, अलग अलग टाइम आवर्स में ये सोते हैं। कोई 18 घंटे सो रहे हैं, कोई 2 घंटे, कोई 1 घंटे, इस तरीक़ा से सब ध्यान रखिएगा, काफ़ी पूछा गया है ये भी। अब ऐसा एक जानवर है, सोने से याद है कि एक जानवर ऐसा है जो स्लॉथ है, इसका नाम आप लोग पढ़े होंगे या तो नहीं भी पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है कि स्लॉथ जो है ये भालू की तरह दिखता है लेकिन होता भालू नहीं है, ठीक है, ये अलग एनिमल होते हैं। और ये दिन में करीब 17 घंटे जो है ये उल्टे पेड़ पर लटक के आराम से सोते हैं। समझ रहे हैं, इसको कुंभकर्ण का बापे कहिए कि ये भी 17 घंटा, 24 घंटा में 17 घंटा ये सो ही जाता है, और वो भी उल्टा सोता है, पैर ऊपर करके मुंडी नीचे करके। समझ रहे हैं, स्लॉथ ऐसा एनिमल, इससे प्रश्न पूछा गया है ईवीएस में। तो यह 40 वर्ष के इसका जीवन की अगर आयु हम बताएं तो जीवन आयु इसका 40 वर्ष है, और ये 8 पेड़ों पर अपने पूरे जीवन भर में इधर से उधर कर पाता है। मतलब हर सप्ताह, ये सप्ताह में एक बार जो है ये शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, और जिस पेड़ पर ही रहता है उसी के पत्तों को ये खाकर जीवन निर्वहन करता अपना है। मतलब खाता है सो जाता है, खाता है सो जाता है, सिर्फ ये पूरे जीवन में अपना 40 वर्ष की आयु में 8 पेड़ पर ही, मतलब एक पेड़ पर ये 5 साल गुजारता है और पत्ता उसका खा जाता है। तो समझ रहे हैं कितना आलसी जानवर है ये स्लॉथ। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बाघ। तो बाघ से ऐसे भी आपको समझ आएंगे होगा, बाघ काफ़ी शक्तिशाली जानवरों में से एक है, और यह जो है इसका कैरेक्टर भी शक्तिशाली ही है। तो देखिए बाघ जो होता है वह हमसे 6 गुना बेहतर देख लेता है अंधेरा में, क्योंकि इसको अंधेरा में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है इसको शिकार करने में ऐसे नहीं शिकारी है, क्योंकि हमसे 6 गुना ज़्यादा देख लेता है। अगर हम मान लीजिए 20 मीटर ही 5 मीटर देख पा रहे हैं अंधेरा में, ठीक है, तो यह अगर हम मान लीजिए 50 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं, तो ये हमसे कई गुना देख पाएगा, ठीक है, 6 गुना। बाघ की मूँछों की हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। बाघ की जो मूँछें होती है बड़े बड़े, यह हवा में जो है एक तरीका का कंपन जो भाप होता है, मतलब शिकारी को आसानी से ये एक ट्रेस कर लेता है, आसानी से ये समझ जाता है कि वहाँ पे हमको शिकारी है मेरा, मैं उसको हमला कर देता है, जिससे उसे शिकारी का सही स्थिति का पता चल जाता है। और इसके कानों के जो है होते हैं, कानों से दिशा का भी पता कर लेता है, रास्ता भी ढूंढ लेता है। तो बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है, जैसे कुत्ता छोड़ते हैं। इसी तरीक़ा से दूसरा बाघ अगर गंध को तुरंत पहचान लेता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे किसी का दूसरे के जगह में हम आए हुए हैं। आसानी से लोग एरिया अपना, जैसे कुत्ता लोग को देखते हैं अपना अपना सबका एरिया होता है, बाघ का भी अपना अपना एरिया होता है, तो वो भी अब एक दूसरे का मलमूत्र सूंघकर समझ लेते हैं कि यहाँ कोई ना कोई खतरा है। चलिए तो इस तरीक़ा से अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बाघ के बारे में, बाघ मौके पर अपनी अनुसार अपनी आवाज़ को भी बदल लेता है, ये अपनी आवाज़ को भी बदल लेता है। समझ रहे हैं आपको कितना होशियार जानवर है ये। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ये पूछा गया एग्जाम में कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है, तो 3 किलोमीटर तक। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करके अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं, ठीक है, किस दिशा से आवाज़ आ रही है वो दिशा में इसका पहचान कर लेता है, ठीक है, इसकी कान। बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर को तुरंत भाप लेता है। आप समझ लीजिए कितना ये एकदम भारी, मतलब होशियार जानवर है कि पत्ता का हिलना
और शिकार की झाड़ियों में हिलने का आवाज़ दोनों में फ़र्क हो जाता है। मतलब अगर नेचुरल तौर पे कोई पत्ता हिल रहा है तो उसका आवाज़ को भी ये पहचान लेता है। अगर कोई एनिमल्स के द्वारा, कोई झाड़ियाँ में अगर शिकार के द्वारा अगर हिल गया पत्ता तो उसका भी अंतर कर लेता है। सोच लीजिए कितना एक्टिव एनिमल्स है ये, इसलिए ये शिकार कर लेता है आसानी से। तो अब हम बात करें हाथी, तो हाथी से भी प्रश्न पूछा गया है कई बार ईवीएस में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हाथी भी। और आपके ईवीएस में हाथी अच्छा एक मतलब कि अच्छा एक टॉपिक भी है ये, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं हमेशा। तो हाथी को देखिए पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, कीचड़ में खेलता है काफ़ी, पानी से तो आप देखे होंगे फिल्मों में भी। इससे उसका शरीर को ठंडक मिलती है। और हाथी जो है कान, जो हाथी के कान होते हैं वो पंखे जैसे होते हैं, आप देखेंगे इसका कान काफ़ी बड़ा होता है। गर्मी लगने पर वह हाथी अपने कान को हिलाकर जो है उसको हवा कर लेता है, ठीक है, अपने कान को ही पंखा बना लेता है। 3 महीने तक हाथी 200 किलोग्राम वजन का हो जाता है। समझ रहे हैं कितना जल्दी ये अपना वजन को इंक्रीज करता है। 3 महीने का बच्चा अगर है कोई तो 200 किलोग्राम का होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलो खाता है। ये पूछा गया एग्जाम में कि एक हाथी का भोजन कितना होता है, कितना किलोग्राम पत्तियाँ ये खा लेता है झाड़ियाँ, तो 100 किलोग्राम, ठीक है, 100 केजी खा लेता है। अगर हाथी बहुत कम आराम करता है, देखिए एक हाथी अपना जीवन काल में बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। कितना? 2 से 4 घंटा ही सोता है एक दिन में, ठीक है। अगर हम बात करें हाथी के बारे में, तो हाथी जो है परेशानी आने पर, जब इसको मुसीबत आता है तो एक दूसरे की मदद करने में भी, फिल्मों में जैसे देखे होंगे आप लोग कई सारे फिल्में जो हाथी पर आजमाए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि किस तरीक़े से दूसरे को मदद भी करते हैं। काफ़ी बुद्धिमान जीवों में आते हैं, जानवरों में गिनती इनकी होती है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनी होती है, बाकी सब बच्चे होते हैं, ठीक है। झुंड के सबसे बुजुर्ग हाथनी जो है झुंड का ही नेता होता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार सीटेट में आपका कि हाथियों के झुंड में हाथनी जो है कौन सबसे सीनियर होती है या कौन नेता होता है उसका, तो हथनी होता है जो सबसे उम्रदार होती है, जो सबसे एजेड होती है, वही उसका नेतृत्व करती है, ठीक है, आगे रहती है। 14 से 15 साल का जो हाथी होता है इस झुंड में रहता है और उसके बाद वह फिर झुंड छोड़कर आज़ाद हो जाता है। मतलब 14-15 साल तक वह हाथी ये अपने माँ पिता के साथ रहता है, झुंड में रहता है, फिर वह बड़ा हो जाता है, उसके बाद वह आज़ाद हो जाता है, फिर अपना दुनिया अलग बसा लेता है। चलिए आप लोग भी बसा लेते हैं कई बार तो हैं। तो अब हम आते हैं अंतिम पड़ाव में, ये हमारा लास्ट है लंगूर के बारे में। इसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, तो नेक्स्ट हम इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कवर। तो लंगूर की बात करें तो ये काफ़ी लंगूर आपने देखा होगा लंगूर को, तो जंगल के ऊँचे ऊँचे पेड़ों पर बंदर के जैसा दिखता है। ये लंगूर अपने पास मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकाल लेता है, ठीक है, अपने साथियों को संदेश देता है। जैसे कौवों के आप देखे होंगे, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो आवाज़ दे दे के बुला, जैसे रात में आप सियार वार को देखे होंगे हुआ करके, नहीं तो इस तरीक़े से बंदर भी एक दूसरे को बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के आवाज़ निकाल लेते हैं लंगूर, ठीक है, और उन्हें चौकन्ना कर देते हैं, संदेश तुरंत दे देते हैं। कुत्ता जो है, कुत्ता के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुत्ता के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न कि कुत्ते को जो है गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है, ठीक है, ये जैसे कि शेर अपना करता है, ठीक है, बाघ। एक कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को मल मूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाकों को वह आसानी से पहचान लेता है कि कोई कुत्ता बाहर से आया है कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीक़ा से आप नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो बचा हुआ है रह गया है इसी में एनिमल्स में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ताकि वीडियो लंबा ना ज़्यादा हो। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर रिवीजन के तौर पे एज ए, मतलब आप अगर पूरा वीडियो देखें तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होता है और याद भी कई सारी चीज़ों आपको अगर आप अपने आँखों के सामने से निकालते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो आपका मस्तिष्क में उसका छाप जो है बन जाता है, मस्तिष्क में आपका वो फिगर बन जाता है। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से समझे होंगे इस चीज़ों को, काफ़ी आसान है ईवीएस। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में सेक्शन में अपना फीडबैक दें हमें। चलिए वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।